बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द्रव्य की अवस्था का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है बच्चों गैसों के नियमों के बारे में, और कुछ अभ्यास प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। कुछ अभ्यास प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक बार गैस के नियम कंप्लीट हो जाए फिर हम अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। देखो अभ्यास प्रश्न मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ बेटा, तो काफी मजा आने वाला है इस सेशन में। किस तरीके से क्वेश्चंस को हल किया जाए, क्या आंसर होंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। लेकिन वहां पे जाने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो बच्चों मैंने गैस के नियम चालू किया था, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बॉयल का नियम पढ़ाया था। बॉयल का नियम पढ़ाया था ना, बॉयल्स लॉ पढ़ाया था ना। चलो बॉयल्स लॉ क्या है, पी व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आयतन के। ये बॉयल्स लॉ किस पर लगता है, नियत ताप पर। किस पर लगता है बेटा, ये नियत ताप पर लगता है। ठीक है, और इस दौरान गैस की मात्रा भी क्या होती है, इस दौरान गैस की मात्रा भी क्या होती है, नियत होती है। इस दौरान गैस की मात्रा भी क्या होती है, इस दौरान गैस की मात्रा भी नियत मात्रा होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चार्ल्स लॉ। कौन सा है बेटा, चार्ल्स लॉ। ये भी हमने पढ़ लिया था, अरे ये भी पढ़ लिया था ना, चार्ल्स लॉ भी पढ़ लिया था। चार्ल्स लॉ कब लगता है, नियत दाब पर। नियत दाब पर और नियत मात्रा। नियत दाब पर और नियत मात्रा के साथ में जो नियम लगता है वो चार्ल्स नियम। अच्छा, चार्ल्स का नियम क्या है, V समानुपाती कैपिटल T। अच्छा यहाँ पे कैपिटल T क्या है, कैपिटल T है परम ताप। क्या है बेटा, कैपिटल T परम ताप। किसमें, केल्विन में। किसमें है बेटा, केल्विन में। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि एक समीकरण चार्ल्स ने दी थी, T डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन है उसका 1/273 इतना गुना ज्यादा है। ये मैंने आपको एक समीकरण बताई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमें यहां से आगे की बात करनी, तीसरा पढ़ना हमको। तीसरा यहां पे है बेटा गैलुसेक का नियम। गैलुसेक का नियम। किसका नियम बेटा, गैलुसेक का नियम। अब देखो बॉयल का नियम नियत ताप पर है, चार्ल्स का नियम नियत दाब पर है, और गैलुसेक का नियम जो होता है बेटा ये नियत आयतन पर होता है। किस पर होता है, नियत आयतन पर। तो देखो हो गया, नियत ताप, नियत दाब, नियत आयतन। नियत ताप, नियत दाब और नियत आयतन। नियत आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप कैपिटल टी के समानुपाती है। P समानुपाती कैपिटल T। तो किसी निश्चित आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती। परम ताप क्या हो जाएगा, केल्विन में। किसमें आता है ये, केल्विन में। ये हो जाएगी बेटा समीकरण। इस समीकरण से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इस समीकरण का ग्राफ कैसा आएगा बेटा, P कैपिटल T। इसमें ग्राफ कैसा आएगा, इसमें ग्राफ ऐसा आ जाएगा।
ठीक है। चलो समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक लगेगा, वो स्थिरांक क्या है के, तो ये आ जाएगा स्थिरांक, ठीक है। चलो ये स्थिरांक किसके बराबर है, इस ग्राफ का जो ढाल है वो ढाल स्थिरांक के बराबर है। ढाल किसके बराबर है बेटा, स्थिरांक के। ऐसे लिखते हो ना, इस समीकरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, y बराबर एम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और ये m ही किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ढाल ही किसको प्रदर्शित कर रहा है, ढाल प्रदर्शित कर रहा है बेटा स्थिरांक को। किसको प्रदर्शित करता है, स्थिरांक को। चल यहां तक की बात क्लियर। अच्छा यदि अब यहां पे बेटा एक बात ध्यान रखें, यदि P1 दाब पर ताप T1 है और P2 दाब पर, ऐसी कंडीशन में बेटा क्या होगा, P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा यही संबंध आपने यहां पर भी पढ़ रखा है, V समानुपाती T। अब V समानुपाती T से यहां पे क्या आ जाएगा, V1 बटा V2 T1 बटा T2, ये तो V समानुपाती T मतलब कि V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2, ये आ जाएगा। चलिए तो यही होता है बेटा आपका गेलुसेक का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। और इसी पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो हमको ध्यान रखें। अच्छा गेलुसेक का नियम कहां लगता है, पता है क्या किसी को, गेलुसेक का नियम कहां लगता है, किसी को पता है। गेलुसेक का नियम अगर आपने अपनी डेली लाइफ में देखा हो तो साइकिल का या मोटरसाइकिल के जो टायर होते हैं, साइकिल के टायर, इनमें आपने गेलुसेक का नियम महसूस किया होगा। साइकिल के टायर में गेलुसेक का नियम महसूस किया होगा आपने बेटा, महसूस किया होगा कि गर्मियों के दिनों में टायर पंक्चर हो जाता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो साइकिल के टायर बच्चों पंक्चर हो जाते हैं। पता है आपको क्यों होता है ऐसा, क्योंकि गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ता है और साइकिल के टायर में उपस्थित गैस का दाब भी बढ़ता है। मतलब कि तापमान बढ़ने पर दाब में वृद्धि होती है, P T के समानुपाती है। तो गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ने पर साइकिल का टायर जो तो फट जाता है बेटा, फट जाता है। तापमान बढ़ेगा तो टायर फट जाएगा। तो ये कितने बच्चों ने महसूस किया, चलो किसी भी बच्चे की साइकिल का टायर कभी गर्मियों के दिनों में पंचर हुआ हो, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है पंचर हो गया, ऐसा किसके साथ हुआ है, चलो ट्यूब किसी का फट गया हो, मतलब साइकिल का, आपका ट्यूब नहीं, साइकिल का ट्यूब फट गया हो किसी का, गर्मियों के दिनों में आपने महसूस किया होगा। तो बेटा दाब बढ़ जाता, टायर के अंदर का दाब बढ़ेगा, टायर फट जाएगा। तो P समानुपाती T। चलो दूसरा, गर्मियों में ऐसा होता है। अच्छा सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में आपने महसूस किया होगा, सर्दियों में हमारे साइकिल से टायर की हवा, अब साइकिल के टायर में जो हवा होती है उसका दाब कम भी हो जाता है। कितने बच्चों ने महसूस कर रखा है, सर्दियों के दिनों में तापमान कम होता है तो साइकिल के टायर में उपस्थित जो हवा है उसका दाब भी कम हो जाता है। हमारे साइकिल के टायर में सर्दियों के दिनों में हवा जल्दी निकल जाती, दाब जल्दी कम हो जाता है। मतलब कि टायर, मतलब तापमान अगर कम होगा सर्दियों के दिनों में तो साइकिल में उपस्थित, साइकिल के टायर में उपस्थित गैस का दाब भी कम हो जाएगा। तो बेटा यही है आपका गेलुसेक का नियम कि सर्दियों में तापमान कम होने पर टायर के अंदर उपस्थित हवा का दाब कम हो जाता है और गर्मियों में तापमान बढ़ने पर टायर फट जाता है, दाब बढ़ जाता है, टायर फट जाता है बेटा। तो सर्दियों में बार बार हमारे साइकिल के टायर की हवा कम हो जाना, उसका क्या रीजन है, क्योंकि तापमान कम होने से प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है। तो ये सब होता है बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते बेटा गेलुसेक का नियम होगा। गेलुसेक के नियम के बाद में अब हम बात करेंगे बेटा नंबर 4। नंबर 4 यहां पे आता है गेलुसेक के बाद में एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम, चलो एवोगैड्रो का नियम क्या है ये देखते हैं। एवोगैड्रो का नियम होता है बच्चों समान ताप
तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप कैपिटल टी, सॉरी माफ करना, समान ताप और दाब पर किसी गैस का आयतन उस गैस की मात्रा n के समानुपाती होती है। चलो तो भैया यहाँ पे किसी गैस की मात्रा उसके आयतन के समानुपाती, या उस गैस का आयतन उस गैस की मात्रा के समानुपाती, v समानुपाती हो जाएगा बेटा n। n का मतलब क्या है? n मतलब कि गैस की मात्रा किसमें? मोल में। किसमें? मोल में। तो बच्चों ध्यान रखना, समान ताप और दाब पर गैस का आयतन जो है उसके मोल की मात्रा के समानुपाती होता है। ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आ जाएगा v और n में ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, चलो तो v यहाँ पे n, इसमें ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इसका जो समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो एक स्थिरांक लगेगा, v बराबर kn हो जाएगा। इस ग्राफ का जो ढाल है, ये ढाल स्थिरांक k के बराबर होता है। तो ये समीकरण y बराबर mx को प्रदर्शित करती है, ढाल से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यदि v1 आयतन पर मात्रा n1 है और v2 पर n2 है, v1 बटा v2 बराबर n1 बटा n2, v1 बटा v2 बराबर n1 बटा n2, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मूला। तो ये बच्चों हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम, जो कि समान ताप और दाब पर लगता है। ठीक है, चलो तो अभी तक हमने 4 नियम पढ़े। इन चारों नियमों का आपको मैं समराइज करा दूं। देखो, सबसे पहला नियम क्या पढ़ा हमने? हाँ, यहाँ पे बॉल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, फिर गैलुसेक नियम, फिर एवोगाड्रो का नियम, ये 4 नियम हमने पढ़े। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे रिवाइज करता हूँ। सबसे पहला बॉयल का नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा गैलुसेक का नियम, चौथा हो जाएगा बेटा एवोगाड्रो का नियम। क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो का नियम। बोल का नियम क्या होता है? बोल का नियम होता है पीवी बराबर स्थिरांक। बोल का नियम यही होता है, पीवी बराबर स्थिरांक। चलो, चार्ल्स का नियम क्या होता है? v बराबर स्थिरांक इनटू कैपिटल टी, ये होता है। गैलुसेक का नियम क्या होता है? गैलुसेक का नियम होता है p बराबर स्थिरांक इनटू टी। और एवोगाड्रो का नियम क्या होता है? v बराबर स्थिरांक इनटू n। चलो, बॉयल का नियम कब लगता है? समान ताप तथा गैस की निश्चित मात्रा के लिए। चार्ल्स का नियम कब लगता है? समान दाब व निश्चित मात्रा के लिए। गैलुसेक का नियम कब लगता है? समान आयतन व निश्चित
मात्रा के लिए। और आवोगाद्रो का नियम कब लगता है? समान ताप व दाब पर। तो ये अलग अलग बेटा समीकरण है अलग अलग नियमों के लिए, तो वो आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों देखो, पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी समीकरणों से, इन सभी समीकरणों से क्या होगा? इन सभी समीकरणों से देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाईं तरफ P है, P के साथ में क्या है V बराबर, ये क्या है स्थिरांक, दाईं तरफ यहाँ पे क्या है स्थिरांक, तो बराबर के दाईं तरफ है स्थिरांक इनटू यहाँ पे क्या है मोल की संख्या, तो मोल की संख्या, और यहाँ पे क्या है तापमान, तो यहाँ पे आ जाए तापमान। मतलब कि ये हो जाएगी बेटा हमारे पास 1 2 3 4 चारों समीकरणों को मिला करके प्राप्त होने वाले समीकरण। इसको मैं क्या लिखता हूं, पीवी बराबर आर इंटू एन कैपिटल टी। ये आर ही क्या कहलाता है, ये आर ही कहलाता है यहाँ पे गैस स्थिरांक। क्या कहलाता है बेटा, गैस स्थिरांक। और ये गैस स्थिरांक अलग अलग मान प्रदर्शित करता है, वो मान क्या क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर है। सारे नियमों का कच्चा चिट्ठा मैंने यहाँ पे खोल दिया, ये समरी, सबका सारांश, सभी नियमों का सारांश आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलो अब इन नियमों में अगर बात करें गैस स्थिरांक की, तो ये गैस स्थिरांक के लिए बहुत सारे मान होते बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो ये वो सारे मान हैं जो कि आर के लिए बताए गए हैं। ये मैं आपको शायद पहले भी कभी बता चुका हूंगा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आपको मान ध्यान रखना। अब कब कौन सी वैल्यू हमें उपयोग में लेनी है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कब कौन सी वैल्यू हमें उपयोग में लेनी है। बेटा एक बात ध्यान रखना, कब कौन सी वैल्यू उपयोग में लेनी है ये इसकी इकाई डिसाइड करेगी। जूल वाली वैल्यू लेनी हो तो ये आ जाएगा, लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू लेनी हो तो ये आ जाएगा, और कैलोरी में वैल्यू लेनी हो तो ये आ जाएगा। तो कब आर की कौन सी वैल्यू लेनी है उसके लिए इकाइयां निर्धारित करेंगे। कौन निर्धारित करेंगे, इकाइयां निर्धारित करेंगे। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो बच्चों यहां पे हमारे पास समीकरण क्या आ गई, हमारे पास एक समीकरण आ गए पीवी बराबर एन आर टी। ये वही समीकरण है बच्चों जो कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखी है, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। इस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, इस समीकरण को अवस्था समीकरण या आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। इस समीकरण को अवस्था समीकरण या आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो यदि कोई गैस इस आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आदर्श गैस। तो यहीं से निकल करके आती है आदर्श गैस की परिभाषा। आदर्श गैस क्या होती है बेटा, यदि किसी भी परिस्थिति में कोई गैस पीवी बराबर एन आर टी समीकरण का पालन करती है तब उस गैस को
आदर्श गैस कहते हैं। यदि किसी भी परिस्थिति में कोई गैस PV बराबर nRT समीकरण का पालन करती है तो उस गैस को आदर्श गैस कहते हैं। तो ये है बेटा आदर्श गैस की परिभाषा, वह गैस जो कि PV बराबर nRT का पालन करती है। चलो अब यहां पे हम दाब, अणुभार तथा गैस के घनत्व में संबंध निकालने वाले बेटा। अब यहां पे हम गैस के दाब, गैस के अणुभार और गैस के घनत्व, इसमें हम बेटा एक संबंध निकालने वाले। चलिए तो हमारे पास समीकरण क्या है, PV बराबर nRT। क्या है बेटा, PV बराबर nRT। गैस के मोल होते हैं, n का मतलब क्या है, गैस के मोल। गैस के मोल बराबर गैस के ग्राम में मात्रा बटा गैस का अणुभार, इसको हम बोलते हैं गैस का अणुभार। क्या बोलते हैं इसको हम, गैस का अणुभार। और ये क्या है बेटा, गैस की ग्राम में मात्रा। तो किसी भी गैस की ग्राम में मात्रा बटा गैस का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, गैस के मोल। तो यहां पे हम लिखेंगे PV बराबर n बराबर क्या है, W बटा M। n बराबर क्या लिखेंगे, W बटा M RT लिखेंगे। n की जगह हम ये लिख सकते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस V को यहाँ ले लो और इस M को यहाँ ले लो। तो देखो ये क्या हो जाए, P M को मैंने ऊपर चढ़ा दे तो M ऊपर बराबर W बटा V को नीचे ले आओ, V आगे नीचे RT। यहां तक किसी को कोई समस्या, देख लो। तो PV बराबर nRT, n का मतलब मोल, मोल मतलब कि W बटा M। तो W बटा M को मैंने यहां रख दिया, M को मैं यहां ले जाऊंगा, V को मैं यहां लाऊंगा, W बटा V। यहां से मैं इस समीकरण को क्या लिख सकता हूं, देखो PM बटा ये RT को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा RT बराबर W बाई V। अरे बहुत बढ़िया। किसी भी गैस का या पदार्थ का घनत्व क्या होता है, W बटा V, द्रव्यमान बटा आयतन। तो किसी भी गैस के घनत्व को हम द्रव्यमान बटा आयतन से प्रदर्शित करते हैं। तो गैस का घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन से प्रदर्शित होता है। तो W बाई V की जगह में क्या लिखूंगा, इस W बाई V की जगह में लिखूंगा डेंसिटी D। तो ये घनत्व के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमको सॉल्व करना। तो इसका मतलब किसी भी गैस के घनत्व गैस के दाब और अणुभार, इसमें संबंध क्या हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा PM बटा RT। तो PM बटा RT, जहां पे P क्या है, P गैस का दाब है, M गैस का अणुभार है, R गैस का स्थिरांक है और T गैस का केल्विन में तापमान है। तो बेटा ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सूत्र है बेटा। अच्छा अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है वाष्प घनत्व। क्या बेटा, वाष्प घनत्व। एक टॉपिक यहां पर है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के बारे में भी बेटा हम पढ़ लेते हैं। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी गैस का समान ताप व दाब पर जो घनत्व है उसका उसी ताप व दाब पर
H2 गैस के घनत्व के साथ अनुपात उस गैस का वाष्प घनत्व कहलाता है। तो गैस का वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा बेटा? किसी गैस का वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी बराबर किसी गैस का पीटी पर घनत्व बटा H2 गैस का समान पीटी पर घनत्व। तो बच्चों जब भी किसी गैस का वाष्प घनत्व निकालना हो तो किसी गैस का समान दाब और ताप पर जो घनत्व है उसका अनुपात ले लो, हाइड्रोजन गैस का उसी दाब और ताप पर जो घनत्व है उसके साथ अनुपात ले लो। तो किसी भी गैस का वाष्प घनत्व जो है वो वाष्प घनत्व क्या होता है? उस गैस का दाब और ताप पर जो घनत्व है, किसी P दाब और ताप पर जो घनत्व है उसका हाइड्रोजन गैस के समान दाब और ताप पर घनत्व देख लो। यही हो जाएगा बेटा क्या? वाष्प घनत्व। क्या हो जाएगा बेटा? वाष्प घनत्व। चलो इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो वेपर डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है PM बटा RT। क्या होता है बेटा? PM बटा RT। तो वेपर डेंसिटी बराबर किसी गैस का PT पर घनत्व। तो किसी गैस का PT पर घनत्व, PT पर घनत्व कैसे लिखते हैं? PM बटा RT। किसी गैस के लिए घनत्व हम ऐसे लिखेंगे बटा, नीचे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन गैस का समान पीटी पर घनत्व, हाइड्रोजन गैस का समान पीटी पर घनत्व H2 गैस का। चलो तो यहां से हम क्या लिखेंगे? दाब और ताप क्या है? समान। इन दोनों के दाब क्या है? समान। देखो जो दाब यहां पर है वही दाब यहां पर, जो ताप यहां पे वही ताप यहां पे। तो दाब को दाब से कैंसिल, जो ताप इस गैस का वही ताप हाइड्रोजन का, ये कैंसिल, और R से R कैंसिल। तो क्या बचा? तो M ये क्या आ जाएगा? गैस बटा ये क्या जाएगा? M हाइड्रोजन, M हाइड्रोजन। ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी। क्या हो जाएगा बेटा? वेपर डेंसिटी। और ये किसके बराबर आएगा? वेपर डेंसिटी बराबर गैस का अनुभार बटा हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? हाइड्रोजन का अनुभार 2। इसका मतलब किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी बराबर हो जाएगी गैस का अनुभार बटा 2 के। तो ये आ जाएगा बेटा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। इस तरीके से आप वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो बेटा बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस चीज को सीखा। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी उस गैस का P और T पर घनत्व, किसी दाब और ताप पर घनत्व, किसी गैस का दाब ताप पर जो घनत्व है उसका अनुपात ले लो हाइड्रोजन गैस के समान दाब ताप पर। किसी भी गैस का दाब ताप पर जो घनत्व है उसका अनुपात हाइड्रोजन गैस के समान दाब ताप पर जो घनत्व है उसके साथ ले लो। तो घनत्व बराबर क्या होता है? PM बटा RT। तो ऊपर आ जाएगा PM बटा RT। तो किसी गैस का PT पर घनत्व, PT पर घनत्व मतलब कि PM बटा RT पर जो घनत्व है गैस का बटा, नीचे क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस का घनत्व, हाइड्रोजन गैस का घनत्व PM बटा RT। तो PM बटा RT हाइड्रोजन के लिए। दाब और ताप क्या है? समान। तो दाब से गया, ताप से गया क्योंकि समान। गैस स्थिरांक से गया, ऊपर क्या बचेगा? गैस का अनुभार, नीचे आएगा हाइड्रोजन का अनुभार, गैस का अनुभार, हाइड्रोजन का अनुभार। हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है? 2, ऊपर गैस। तो ये आ जाएगा बेटा फॉर्मूला। इस तरीके से आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। समझ में आया? चलिए अब यहां पे हमको एक फॉर्मूला और ध्यान रखना है बेटा, वो है संयुक्त गैस समीकरण का फॉर्मूला। संयुक्त गैस समीकरण का फॉर्मूला, ठीक है? संयुक्त गैस समीकरण का फॉर्मूला। चलिए आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर nRT। यदि किसी गैस की
समान मात्रा के लिए P1 दाब पर आयतन V1 है और तापमान T1 है। ठीक है, यदि किसी गैस की समान मात्रा के लिए P1 V1 T1 दे रखा है और P2 V2 T2 ये दे रखा है, तो हम समीकरण क्या लिखेंगे? P1 V1 बराबर NR T1, ये हो जाएगी एक समीकरण। तो किसी भी गैस की समान मात्रा के लिए मोलों की संख्या क्या है बेटा? मोल क्या है यहाँ पर? गैस के समान, गैस के मोलों की संख्या समान, मोलों की समान मात्रा के लिए अगर दाब P1 V1 T1 दे रखा है और दूसरा दाब P2 V2 T2 दे रखा है, तो P1 V1 बराबर NR T1 और P2 V2 बराबर NR T2, ये दूसरी समीकरण। तो दो समीकरणें हमें दे रखी, ये पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में। तो इन दोनों समीकरणों से मैं क्या लिख सकता हूं? पहली समीकरण से मैं लिख सकता हूं P1 V1 बटा T1 बराबर NR, और दूसरी समीकरण से मैं लिख सकता हूं P2 V2 बटा T2 बराबर NR। ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, ये भी क्या है? स्थिर, ये भी क्या है? स्थिर। ठीक है, तो P1 V1 बटा T1, तो P1 V1 बटा T1, P2 V2 बटा T2, तो वो आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? स्थिर स्थिर, तो ये आ जाएगा P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बटा T2। इसी को हम बोलते हैं बेटा संयुक्त गैस नियम या समीकरण, संयुक्त गैस नियम या समीकरण, ये लिखते हैं बेटा इसको। तो ये हो जाएगा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी बेटा, एक लास्ट फॉर्मूला, एक लास्ट कंडीशन आपको और ध्यान रखनी। अगर आपसे बोला जाए एसटीपी कंडीशन, अगर आपसे बोला जाए एसटीपी कंडीशन, तो एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हिंदी में लिखते हैं मानक ताप तथा दाब, ये आ जाएगा। मानक ताप क्या होता है? 298 केल्विन। ठीक है, कोई भी विशिष्ट ताप जिस पर आप प्रयोग करते हो वो मानक ताप है, और जनरली हम जो प्रयोग करते हैं बेटा वो कौन सा है? कमरे के ताप पर। और मानक दाब क्या है बेटा? एक बार। कितना है बेटा? एक बार। तो मानक ताप और दाब की परिस्थिति मतलब कि 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर, ये है बेटा मानक ताप और दाब की कंडीशन। तो ये आपको बेटा ध्यान रखनी, ये है एसटीपी कंडीशन। ठीक है, तो आप चाहे आप इसको थोड़ा ऊपर भी लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। तो मानक ताप हो जाएगा 298 केल्विन, मानक दाब हो जाएगा 1 बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चल, अब बच्चों इस कंडीशन को अगर दे रखा हो तो ध्यान रखना 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर के बारे में चर्चा हुई है, इसको हम बोलते हैं एसटीपी कंडीशन। अच्छा, अब यहां तक होने के बाद में एक चीज हमें और पढ़नी बेटा, एक लास्ट डाल्टन का नियम हमें और पढ़ना है। डाल्टन का नियम, क्वेश्चन करने से पहले हमें एक डाल्टन का नियम और पढ़ना है बेटा। डाल्टन का नियम क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डाल्टन का नियम बोलता है बेटा कि मान लो किसी बर्तन के अंदर, यदि किसी बर्तन में समान ताप और आयतन पर, डाल्टन का नियम क्या बोलता है? समान ताप और समान आयतन, समान ताप और समान आयतन।
मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, यहां लिखता हूं। चलो, डाल्टन का नियम बोलता है समान ताप तथा समान आयतन पर मान लो समान ताप और समान आयतन पर यहां पर 3 गैसें रखी हुई है। पहली गैस, यहां पे 3 गैसें मान लो, पहली गैस, दूसरी गैस और तीसरी गैस, 3 गैसें हैं यहां पर। ठीक है, तो डाल्टन ने बोला कि यदि समान ताप और समान आयतन पर 3 गैसें अगर एक बर्तन के अंदर ली जाती है तो इस गैसीय मिश्रण का जो कुल दाब होगा, ये कुल दाब प्रत्येक गैस का जो आंशिक दाब है उन आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? योग के बराबर होगा। तो किसी भी मिश्रण के अंदर उपस्थित सभी गैसों का जो मिश्रण का जो कुल दाब है बेटा, वो कुल दाब सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? यही है डाल्टन का नियम। पी कुल का मतलब है मिश्रण का कुल दाब, P1 का मतलब है प्रथम गैस का आंशिक दाब, P2 का मतलब है द्वितीय गैस का आंशिक दाब, आशिक नहीं, आंशिक दाब। ये किसी का आशिक नहीं बेटा, ठीक है, आंशिक दाब। और P3 का मतलब तृतीय गैस का आंशिक दाब। अब आप मुझे बोल सकते हैं कि आंशिक दाब का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो आंशिक दाब का मतलब मैं बताता हूं आपको बेटा। ठीक है, आंशिक दाब का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो इस गैसीय मिश्रण के अंदर पहली गैस का दाब है 5 एटमॉस्फेयर। मान लो, मानने में कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते। मान लो दूसरी गैस का दाब जो है वो 15 एटमॉस्फेयर, और मान लो तीसरी गैस का दाब है वो 10 एटमॉस्फेयर। मान लो एक बर्तन के अंदर गैसीय मिश्रण के अंदर 3 गैसें ले रखी हैं। पहली गैस का दाब 5 एटमॉस्फेयर, दूसरी गैस का दाब 15 एटमॉस्फेयर, तीसरी गैस का दाब 10 एटमॉस्फेयर, ये दे रखा है। और आपसे बोला जाए कि बताओ पहली गैस का आंशिक दाब कितना है, तो बेटा ध्यान रखना, पहली गैस जितना दाब लगाती है ना उसी को हम बोलते हैं पहली गैस का आंशिक दाब। दूसरी गैस जितना दाब लगाती है ना उसी को बोलते हैं हम दूसरी गैस का आंशिक दाब। तीसरी गैस जितना दाब लगाती है उसी को हम बोलते हैं तीसरी गैस का आंशिक दाब। तो आंशिक दाब का मतलब और कुछ नहीं, गैस द्वारा लगाया गया दाब ही है। तो आंशिक दाब मतलब कि गैस द्वारा लगाया गया दाब। तो गैस द्वारा जितना दाब लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं आंशिक दाब। तो आंशिक दाब का मतलब कुछ और नहीं, गैस ने जितना दाब लगा रखा है। मान लो इस बर्तन के अंदर पहली गैस, दूसरी गैस, तीसरी गैस, 3 गैसें दे रखी। पहली गैस 5 एटमॉस्फेयर दाब लगाती है, तो पहली गैस का आंशिक दाब कितना होगा? 5 एटमॉस्फेयर। मान लो दूसरी गैस ने 15 एटमॉस्फेयर दाब लगाया, तो दूसरी गैस का आंशिक दाब कितना होगा? जितना किसने दाब लगाया, 15 एटमॉस्फेयर। और मान लो तीसरी गैस ने 10 एटमॉस्फेयर दाब लगाया, तो तीसरी गैस का आंशिक दाब कितना? 10 एटमॉस्फेयर। तो आंशिक दाब का मतलब कोई भी गैस जितना दाब लगाती है वही उसका आंशिक दाब है बेटा। तो आंशिक दाब मतलब कि गैस द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, तो तृतीय गैस का आंशिक दाब, दूसरी गैस का आंशिक दाब, प्रथम गैस का और कुल। तो किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब समान ताप और आयतन पर उस मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो डाल्टन का नियम बोलता है कि किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब, किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित
सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के तुल्य होता है। ठीक है, अच्छा, और ये कब होता है? समान ताप और दाब पर, समान ताप और आयतन पर। ध्यान रखना, समान ताप व आयतन पर लगता है ये नियम। तो बेटा ध्यान रखना, किसी भी गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो है वो उस मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के तुल्य होता है। तो कुल दाब जो होता है वो सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के तुल्य होता है, समान ताप और आयतन पर। चलो अब बात करते हैं बेटा आगे की। अच्छा, मुझे बताइए आप सभी कि पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। चलो, तो कुल दाब बराबर क्या हो जाता है? कुल दाब V बराबर N कुल इंटू R इंटू टी। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो है वो कुल दाब इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो समान है, आयतन समान है, तो आयतन की जगह V आ गया। कुल मोल की संख्या, जितने भी गैसें हैं उनके मोल यहाँ पे कुल मोल आ जाएंगे। R इंटू टी, तापमान क्या है? तापमान, समान तापमान, टेम्परेचर टी। तो मैं लिख सकता हूं। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहली गैस के लिए क्या है, पहली गैस के लिए P1 V बराबर N1 R T1, ऐसा हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे P कुल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? N कुल RT बटा V, ऐसा हम लिख सकते हैं। पहली गैस के लिए दाब P1 किस आयतन पर है? समान आयतन V पर। किस ताप पर है? समान ताप T पर। समान ताप T, T1, माफ करना T, T1 नहीं T है। ठीक है, और उस गैस के मोलों की संख्या कितनी? N1। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? P1 बराबर N1 RT बटा V, ये लिखेंगे। चलो, P1 ये आ जाएगा, P2 बराबर N2 RT बटा V, ये लिख सकते हैं। और P3 बराबर हम क्या लिखेंगे? N3 RT बटा V, ये लिख सकते हैं। ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, ये तीसरी समीकरण लिख सकते हैं। चलो, डाल्टन का नियम क्या है? डाल्टन के नियम से कुल दाब कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हो जाएगा। कुल दाब की जगह हम क्या लिखेंगे? N कुल, या चलो कुल दाब की जगह P टोटल लिख लेते। चलो, P कुल, P कुल बराबर P1 कितना है? P1 आपका है N1 RT बटा V प्लस P2 कितना है? N2 RT बटा V प्लस P3 कितना है? N3 RT बटा V। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? P कुल बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 बटा नीचे आ जाएगा V इंटू RT RT RT, ये कॉमन, तो ये आ जाएगा RT, ऐसे हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं P कुल बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3, इसको हम क्या लिखेंगे? N कुल RT बटा V। ये और वो दोनों समान समीकरण है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, अब मैं काम करता हूं, ये हो गया। अब मैं काम करता हूं, इसको मैं लिखता हूं समीकरण 4। चलो, अब मैं काम करता हूं समीकरण 1/4 करने पर, समीकरण 1/4 करने पर, समीकरण 1/4 करने पर। चलो, समीकरण 1 क्या है? P1 बराबर N1 RT1, तो समीकरण 1 क्या है? P1 बराबर N1 RT बटा V। चलो, चौथी समीकरण क्या है? चौथी समीकरण है P कुल बराबर N कुल RT बाई V। चौथी समीकरण है P कुल बराबर N कुल RT बाई V, N कुल RT बाई V। चलो,
RT बाई V से RT बाई V गया, तो ये क्या आ जाएगा, P1 बटा P कुल बराबर N1 बटा N कुल, ये लिख सकते हैं हम। और किसी भी गैस के मोल प्रभाज क्या होते हैं, मोल प्रभाज, चलो मैं इसको यही लिखता हूं, P1 बटा P कुल, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, गैस के मोल प्रभाज की, तो ये हो जाएगा गैस फर्स्ट का मोल प्रभाज। कई लोग इसको Y से भी प्रदर्शित करते हो, आप Y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा गैस फर्स्ट का मोल प्रभाज, ऐसे भी आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास डाल्टन के नियम से। तो पहली गैस के लिए मोल प्रभाज इतने आ जाएंगे, दूसरी गैस के लिए मोल प्रभाज इतने आ जाएंगे, और तीसरी गैस के लिए मोल प्रभाज इतने आ जाएंगे। तो ये तीन फॉर्मूला हो गए जो कि हमें ध्यान रखना। ये तीनों समान ही है, ठीक है। ये है बेटा डाल्टन का नियम। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखो, डाल्टन के नियम के अनुसार हमको पता है कुल दाब जो होता है वो पहली गैस का दाब, दूसरी गैस का दाब, तीसरी गैस के दाब के योग के बराबर। पहली गैस का दाब कितना है, N1 RT बाई V, N1 RT बाई T। दूसरी गैस का N2 RT बाई V, N2 RT बाई V। तीसरी गैस के लिए इन सबको हल करोगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया चौथी समीकरण। अब पहली समीकरण डिवाइडेड बाय चौथी समीकरण करो, 1/4 करो, तो पहली समीकरण क्या है, P1। चौथी समीकरण क्या है, देखो P कुल, तो P1 बटा P कुल बराबर पहली समीकरण क्या, देखो पहली समीकरण N1 RT बटा V, तो N1 RT बटा V। और चौथी समीकरण क्या है, N कुल RT बटा V, तो N कुल RT बटा V। RT बटा V से RT बटा V गया, ये बनेगी। और N1 बटा N कुल बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज। इसको हम बोलते हैं बेटा मोल प्रभाज। तो ध्यान रखना N1 तथा N कुल बराबर हो जाएगा पहली गैस का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा, पहली गैस का मोल प्रभाज, पहली गैस का मोल प्रभाज। तो पहली गैस का मोल प्रभाज हो जाएगा Y1, मोल प्रभाज प्रथम गैस का, ठीक है। Y2 और Y3 क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज दूसरी तथा तीसरी गैस का, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमको चीजें ध्यान रखें। चलो, जितने भी फॉर्मूला है मैं सबको एक बार रिवाइज करता हूं, फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलो, रिवीजन, सभी फॉर्मूला का रिवीजन। रिवीजन किसका, फॉर्मूला का, ठीक है। पूरा ध्यान बेटा यहां लगाना है। सबसे पहला पीवी बराबर स्थिरांक, ये किसके द्वारा, बोयल के द्वारा, बोयल का नियम। चलो, बोयल के नियम से एक समीकरण हमको ये प्राप्त है। चलो, दूसरा V बराबर स्थिरांक T, ये किससे, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स के नियम से हमको ये समीकरण प्राप्त है। चलो, तीसरा P बराबर स्थिरांक T, ये हो जाएगा गैलुसेक का नियम, ठीक है। चौथा मैंने आपको उधर रखा है V बराबर स्थिरांक N, ये हो जाएगा आवोगाड्रो का नियम। क्या हो जाएगा, आवोगाड्रो का नियम, ठीक है। पांचवी समीकरण जब इन सब को मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, PV बराबर nRT, ये हो जाएगी क्या बच्चों, आदर्श गैस समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण या अवस्था समीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, अवस्था समीकरण भी बोलते हैं, अवस्था समीकरण भी बोलते हैं। चलो, नंबर 6, नंबर 6 हमने क्या पढ़ा है, नंबर 6 हमने पढ़ रखा है
डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम क्या है? P कुल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, और मान लो अगर और भी कई गैस है तो सबका योग, तो सबका योग करने पर ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा? डाल्टन का नियम, ये डाल्टन का नियम आ जाएगा। ठीक है, चलो नंबर 6 के बाद नंबर 7। डाल्टन के नियम से ही एक और फॉर्मूला निकला था। फॉर्मूला क्या था? P1 बटा P कुल बराबर Y1। ये भी किससे है? डाल्टन के नियम से। ठीक है, चलो नंबर 8। यहां पे बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है। नंबर 8 क्या? आर के 3 मान संभव है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, और तीसरा ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये 3 मान संभव बेटा, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक 9वीं बात और ध्यान रखना। एसटीपी कंडीशन क्या होती है? एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर है 298 केल्विन और प्रेशर है 1 बार। ये ध्यान रखना बेटा, हमेशा एक बात ध्यान रखें, 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर लगभग क्या है बेटा? बराबर। क्या है? लगभग बराबर। और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो पास्कल भी क्या है? पास्कल भी एक प्रेशर की यूनिट है। यह है वो कच्चा चिट्ठा जो कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया। ये पूरा है समरी बेटा, सारे नियमों का सार है जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताया। चलो, तो ये आपको फॉर्मूला बेटा ध्यान रखने हैं। ये वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। 30 डिग्री सेल्सियस एक बार दाब पर वायु के 500 डेसीमीटर क्यूब आयतन को 200 डेसीमीटर क्यूब तक संपीड़ित करने के लिए कितने न्यूनतम दाब की आवश्यकता है? तो देखो बेटा, ये दे रखा आपको P1, ये दाब कितना दे रखा है? P1 दाब दे रखा है। ये आपको आयतन दे रखा है V1, क्या दे रखा है? V1। ये आपको आयतन दे रखा है V2, क्या दे रखा है बेटा? V2। आपको पूछा है P2 कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो पहले तो आप मुझे बताओ इसमें कौन सा नियम लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? सभी बच्चे मुझे लाइव चैट में लिख करके बताओ इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। तो P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, P2 ज्ञात करना है। P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 ज्ञात करना है, V2 दे रखा है। आप मुझे बताओ कौन सा नियम लगेगा, कॉन्सेप्ट कौन सा? ये अरे बच्चों ये बॉयल का नियम है बेटा, बॉयल का नियम, ये कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। बॉयल का नियम किस पर लगता है? समान ताप और समान मात्रा के लिए, समान ताप पर। बिल्कुल, ये देखिए तापमान क्या है यहाँ पे? तापमान समान। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P1 V1 बराबर P2 V2। P1 कितना है? 1 बार इंटू V1 कितना है? 500 डेसीमीटर क्यूब। P2 कितना है? ज्ञात करना है। V2 कितना है? V2 200 डेसीमीटर क्यूब। यहां से आप P2 निकाल सकते हो 5/2 बार, ये आंसर आ जाएगा। इकाई बार में क्यों ली मैंने? क्योंकि प्रेशर किस में है? बार में। तो ये आ जाएगा बेटा P2। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर यहां तक की बात? तो देखो आयतन यहां ज्यादा है तो प्रेशर कम था, यहाँ पे आयतन कम है तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, बहुत सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, क्वेश्चन देखो
35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तथा 1.2 बार प्रेशर पर 120 मिलीलीटर धारिता वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी हुई, यदि इसी तापमान पर, समान तापमान पर गैस को 180 मिलीलीटर धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित कर दे तो गैस का दाब कितना होगा? ये आपको दे रखा है P1, ये आपको दे रखा है V1, बहुत बढ़िया। ये आपको दे रखा है V2, ये आपको ज्ञात करना है P2। बता दो जल्दी से, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, P2 ज्ञात करना है। तो P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है और P2 ज्ञात करना है। कौन से नियम से? बॉयल के नियम से। तो आप यहां लिख सकते हो बॉयल के नियम से। बॉयल के नियम से है ये फॉर्मूला, बॉयल के नियम से। किससे बेटा? बॉयल के नियम से। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में तापमान क्या देखो, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, समान ताप है बेटा, बॉयल का नियम। P1 कितना है? P1 है 1.2 बार इंटू वॉल्यूम कितना है? 120 मिलीलीटर बराबर P2 ज्ञात करना है। V2 कितना है? V2 है आपका 180 मिलीलीटर, 180 मिलीलीटर। तो यहां से हम P2 ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, 1.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 18। बस इसको सॉल्व कर लो, ये बार में आपका आंसर आ जाएगा। बार में आएगा, हाँ बिल्कुल बार में आएगा आंसर। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा, बार में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल। चल अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको करिए। 0 डिग्री सेल्सियस तथा 2 बार प्रेशर पर किसी गैस की ऑक्साइड का घनत्व, अरे घनत्व आ गया। अरे हाँ यार, एक चीज और, एक फॉर्मूला मैं भूल चुका हूं। मैं सोच तो रहा था मैं क्या भूल गया हूं, मैंने सोचा था मैं क्या, हाँ एक 10वां फॉर्मूला और यहाँ पे हम लिखेंगे। 10वां, चलो मैं 10वां फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ। एक फॉर्मूला और है घनत्व का। घनत्व क्या होता है? PM बटा RT। ये एक फॉर्मूला और है 11वां, वेपर डेंसिटी, अणुभार बटा 2, किसी भी गैस का अणुभार बटा 2, ये कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाएगा। तो ये टोटल फॉर्मूला है बेटा कुल। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन ये था, चलो तो गैस का घनत्व दे रखा है, इसी दाब पर, मतलब 5 बार दाब पर डाई नाइट्रोजन के घनत्व के समान है। अच्छा, तो ऑक्साइड का अणुभार ज्ञात करो। देखो प्रश्न में बोला गया है कि किसी गैस के ऑक्साइड का घनत्व, तो गैस के ऑक्साइड का घनत्व, गैस का जो ऑक्साइड है उसका घनत्व बराबर है किसके? डाई नाइट्रोजन के घनत्व के बराबर है। डाई नाइट्रोजन N2, डाई नाइट्रोजन के घनत्व के दोनों क्या है? समान। चलो तो ऑक्साइड का अणुभार ज्ञात करो, इसका अणुभार ज्ञात करना है। घनत्व बराबर होता है PM बटा RT। घनत्व बराबर क्या है? PM बटा RT। तो गैस के ऑक्साइड का घनत्व क्या होगा? PM बटा RT। ये क्या है? गैस का ऑक्साइड बराबर PM बटा RT। ये किसका है? नाइट्रोजन का। चलो गैस के ऑक्साइड का दाब कितना है? गैस के ऑक्साइड का दाब कितना है? 2 बार। और इस गैस के ऑक्साइड का क्या ज्ञात करना है? अणुभार। तो गैस के ऑक्साइड का अणुभार यहां आ जाएगा बटा R इंटू टी बराबर, यहां पे दाब, नाइट्रोजन का दाब कितना है? 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 बार इंटू नाइट्रोजन का अणुभार N2 का अणुभार कितना है? 28 ग्राम। कितना है? 28 ग्राम। तो यहां आ जाएगा 28 बटा R इंटू टी। तापमान 0 डिग्री है और इसी 0 डिग्री पर दोनों के लिए बात हो रही, तापमान समान, टी से टी गया, R से R गया, यहां से M बराबर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 28 बटा 2, 14, 70 ग्राम आ जाएगा। 70 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा।
ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ऐसे करना, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 27 डिग्री सेल्सियस पर 9 डेसीमीटर क्यूब मतलब कि ये V1 आयतन दे रखा है, ठीक है, और फ्लास्क में 3.2 ग्राम मेथेन और 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, तो उसका दाब क्या होगा। तो एक फ्लास्क है बेटा, एक बर्तन है, उसमें एक दे रखी है मीथेन और दूसरा दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की ग्राम में मात्रा कितनी है, 3.2। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्राम में मात्रा कितनी है, 4.4। इन दोनों ही गैसों को जिस आयतन में लिया है वो आयतन कितना है, 9 लीटर, और जिस तापमान पर ये गणना हो रही है वो कौन सी है, 27 डिग्री। आयतन और ताप क्या है बेटा, समान। ये दोनों गैसें जिस आयतन और जिस तापमान पर ली गई है वो क्या है, समान। दोनों गैसों को समान ताप और समान आयतन पर लिया गया है। तो आपको क्या ज्ञात करना, मिश्रण का कुल दाब। आपको पी कुल ज्ञात करना है। तो जल्दी से मुझे बता दो कौन सा नियम, फटाफट। अगर गैसीय मिश्रण का कुल दाब ज्ञात करना है समान आयतन और समान ताप पर, तो हम क्या लगाएंगे, डाल्टन का नियम। CH4 का आंशिक दाब और CO2 का आंशिक दाब, डाल्टन का नियम ये लगाएंगे। चलो तो कुल दाब कितना होगा, CH4 का दाब कैसे लिखेंगे, CH4 का दाब बराबर CH4 के मोल RT बटा V, ये लिखेंगे। CO2 का दाब क्या होगा, CO2 के मोल RT बटा V, ये हो जाएगा। चलो CH4 का दाब, CH4 के मोल, CH4 के मोल कैसे आएंगे, CH4 के मोल बराबर क्या होता है, CH4 की ग्राम में मात्रा 3.2 बटा CH4 का अणुभार, CH4 इसका अणुभार होता है बेटा 16 ग्राम प्रति मोल, तो ये 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 मोल। चलो तो CH4 के मोल कितने हो गए, 0.2 इंटू R इंटू टी बटा V प्लस CO2 का प्रेशर, CO2 के मोल, CO2 के मोल कितने होते हैं, CO2 के मोल होते हैं CO2 की ग्राम में मात्रा बटा CO2 का अणुभार। CO2 का अणुभार कितना होता है, CO2 का अणुभार है बेटा 44 ग्राम पर मोल, तो यहां से कितना आएगा 0.1 मोल। तो यहां हम लिखेंगे 0.1, ये 0.1 है और ये 0.2 मोल है, तो ये आ जाएगा 0.1 R इंटू टी बटा V, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या लेंगे 0.2 0.2 प्लस 0.1 इंटू आर टी बटा V, ये आ जाएगा कुल दाब बराबर 0.3 इंटू R का मान, R कितना होता है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 27 डिग्री, टेम्परेचर है 27 डिग्री। मुझे केल्विन में चाहिए, कैपिटल टी किस में होता है, केल्विन में, ये हमेशा केल्विन में लेते हैं। 27 प्लस 273 ऑलमोस्ट 300 केल्विन आ जाएगा बेटा, ये 300 केल्विन। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 केल्विन डिवाइडेड बाय V, वॉल्यूम कितना है 9 डेसीमीटर क्यूब। ध्यान रखना बेटा 9 डेसीमीटर क्यूब और 9 लीटर एक ही होता है, डेसीमीटर क्यूब और लीटर में आयतन एक ही होता है। यहाँ आ जाएगा 9 लीटर। इस तरीके से हम बेटा कुल दाब ज्ञात कर सकते। एक क्वेश्चन और यहाँ पर सभी बच्चों को डाउट है, सर ये वाला क्यों लिया, ये वाला मान इसलिए लिया क्योंकि मुझे दाब ज्ञात करना, और दाब किस में आता है बेटा, दाब आता है आपका देखो मैं आपको बताता हूं, देखो R के हमारे पास बहुत सारे मान है, दाब जो आता है बेटा वो किस में आता है, एटमॉस्फेयर। दाब हमेशा एटमॉस्फेयर में आता है। अगर दाब एटमॉस्फेयर या बाहर में है तो आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी, इसीलिए मैंने यहां पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर ये वैल्यू यूज की, ये 0.0821 लीटर बस। तो यहां से P कुल
आप ज्ञात कर सकते हो एटमॉस्फेयर में। ये आ जाएगा बेटा आपका आंसर। बस फिनिश, इतना ही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए। नियत दाब तथा गैस की नियत मात्रा पर कौन सा नियम लागू होता है? चलिए कर लिया होगा। दूसरा है आदर्श गैस होती है। आदर्श गैस क्या होती है? जो गैस के समस्त नियम का पालन करती है, जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, बोथ और नन। क्वेश्चन कर लिया होगा। नियत दाब पर कौन सा नियम लगता है? चार्ल्स का नियम। आदर्श गैस कौन सी होती है? जो समस्त गैस के नियमों का पालन करती है, बिल्कुल सही है। जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है, ये भी सही है, दोनों। तो ये आ जाएगा क्या बेटा? दोनों। आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने गैस के नियमों को कंप्लीट कर लिया है। गैस के नियमों में अब कुछ भी नहीं बचा है। एक ग्राम का विसरण नियम बचा है, जो हम अगली क्लास में देखेंगे, और कुछ प्रश्न किए। अगली क्लास में मैं आपके लिए और भी अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊंगा बेटा, ठीक है। चलिए, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम बेटा ग्राम का विसरण नियम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोबेबली अगली 2-3 क्लासेस में ये हमारा चैप्टर फिनिश